हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे भाई कैसा अजीब आदमी है, ना तो प्राचीन भारत पढ़ाया ना ही मध्यकालीन भारत, और सीधा का सीधा आधुनिक भारत पढ़ाने चल दिया। तो आपके लिए मैं बता दूं कि हम जल्दी ही प्राचीन भारत की कक्षाएं भी आप लोगों के लिए प्रारंभ कर देंगे। फिलहाल हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कि वो तो बात ऐसी है कि आने वाले कुछ एग्जाम्स में हम देख रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर जो ग्रुप डी पीछे गया है या फिर जो अभी 2021 में एसएससी का एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं, ज़्यादातर उनमें प्रश्न जो पूछे गए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से पूछे गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर कर लिया जाए। यदि हम टॉपिक्स के आधार पर देखें तो प्राचीन भारत में केवल वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल और दक्षिण भारत के कुछ राजवंश से ही 4-5 टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की तो उसमें केवल दिल्ली सल्तनत और उसके अंदर जो 3-4 वंश हैं वो जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और उसके बाद में केवल मुगल साम्राज्य। मध्यकालीन भारत केवल इतना ही रह जाता है। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक भारत की तो इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे कि किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आए, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में नए नए राज्य उत्पन्न हुए, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, और भी जैसे कि कांग्रेस की स्थापना हुई, बहुत सारे राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए गए, अनेक पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारे और आंदोलन चलाए गए जैसे किसान आंदोलन, और भी बहुत सारे आंदोलन हैं। तो अगर देखें ओवरऑल तो जितने भी टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे हिस्ट्री में, उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर कर लिया जाए। तो बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और एक बात और आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री की और सारी वीडियोज हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो बात करते हैं भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास को केवल 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब ऐसा क्यों है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और कोई सब्जेक्ट हो, चाहे भूगोल हो चाहे संविधान हो, तो हम केवल क्या करते हैं, भारत का भूगोल और या ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान। लेकिन प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास को ही हम ऐसे अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते क्यों हैं, ये बात भी जानना जरूरी है। तो पहले इसको जान लेते हैं। तो होता क्या है, जब कभी इतिहास में घटनाओं के साथ साथ समांतराल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और परिवर्तन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तब इतिहास का काल बदल जाता है। कैसे, इस बात को समझ लेते हैं। प्राचीन भारत, भाई प्राचीन भारत में अगर हम देखेंगे जितने भी शासक हमारे हैं वो सभी के सभी हिंदू शासक हैं और वो केवल उत्तर भारत तक सीमित हैं। वो अलग बात है कि प्राचीन भारत जब अपने अंत समय में आता है तो वो कुछ दक्षिण भारत में भी उसके राजवंश फैल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की तो उसके अंतर्गत मुस्लिम शासक आ जाते हैं, जैसे कि गुलाम वंश के शासक हैं या फिर मुगल वंश के शासक हैं, ये सभी मुस्लिम थे। अब हिंदू शासकों के रीति रिवाज और थे, मुस्लिम शासकों के रीति रिवाज और थे, उनकी शासन व्यवस्था कुछ और थी और उनकी शासन व्यवस्था कुछ और थी। तो इस तरीके से परिवर्तन बहुत ज़्यादा देशव्यापी हो गए, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। अब इसी तरीके से हम बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। वो अपनी पाश्चात्य संस्कृति को लाते हैं, अपनी नई शासन व्यवस्थाओं को लाते हैं, गवर्नर जनरल बनने लग जाते हैं और वो अपने नए नियम लागू कराते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राचीन भारत में अलग नियम कानून होते हैं, मध्यकालीन भारत में अलग नियम कानून होते हैं और आधुनिक भारत में अलग नियम कानून होते हैं। इस तरीके से अंतर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से इतिहास के काल बदल जाते हैं। तो बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। तो इस इतिहास को शुरू होने के लिए भी हमें 3 अध्यायों को यानी कि 3 पॉइंट्स को विशेषकर जानना जरूरी है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आए, दूसरा है कि किस तरीके से अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तीसरा है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उसी चीज का फायदा उठा के 18वीं शताब्दी में बहुत सारे नए जो स्वतंत्र राज्य हैं वो उत्पन्न हो गए थे। तो उन्हीं को हम इसमें पढ़ लेंगे, जैसे मराठा राज्य है, मैसूर राज्य है, हैदराबाद राज्य है या बंगाल राज्य है। तो ये सभी 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपियन कंपनियों के आगमन की। उससे भी पहले ये जान लेते हैं कि यूरोपियों को भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके पीछे का एक बेसिक इतिहास है जिसे हमें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, किस बात है सन 1453 ईस्वी की। तब 2 देशों में युद्ध हो रहा था, किस किस में, कस्तुनतुनिया और तुर्की में।
तो इसमें क्या होता है, कस्तूनतुनिया की हार हो जाती है और उस क्षेत्र पे किसका अधिकार हो जाता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब जानने वाली कौन सी बात है कि अगर हम बात करें तो यूरोप कुछ इस तरीके से है और एशिया कुछ इस तरीके से है, तो इनके जो मध्य का जो मार्ग था जिसके द्वारा व्यापार होता था, यही क्षेत्र था कस्तूनतुनिया का क्षेत्र, जिसपे अधिकार कौन कर लेता है, तुर्की अपना अधिकार कर लेता है, जिससे इन दोनों के बीच जो व्यापार का जो मार्ग था वो बंद हो जाता है। लेकिन व्यापार तो होना था, अब व्यापार होगा कैसे, तो व्यापार होगा समुद्र के रास्ते से। अब क्योंकि स्थलीय मार्ग बंद हो गया था तो उन्हें एक नए मार्ग की आवश्यकता पड़ी, उसी के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, समुद्र का मार्ग अपनाया। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से रीजन थे जिससे मतलब यूरोपियन ज्यादा प्रेरित हो गए। वो चाहते तो कहीं और भी व्यापार कर सकते थे, यूरोप में ही अपना व्यापार कर सकते थे, लेकिन उन्हें एशिया से व्यापार करने की इतनी व्याकुलता क्यों थी, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस बात कर रहे थे, जिसमें हमने इनको क्वेश्चंस के रूप में फॉर्म कर दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, वे कौन से कारण थे जिन्होंने यूरोपियंस को भारत आने के लिए प्रेरित किया। उनमें सबसे पहला पॉइंट है मसालों की आवश्यकता, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो सारे के सारे ठंडे प्रदेश हैं और मसाले शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर मसालों का प्रयोग मांस के साथ किया जाए तो उससे मांस भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है, और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो सारे के सारे मांस खाते हैं, यानी मांसाहारी देश हैं, तो इस वजह से उन्हें मसालों की अत्यधिक आवश्यकता होती थी। अगला पॉइंट है जहाज निर्माण की तकनीक, यानी कि यूरोपियन जो देश थे उन्होंने बड़े बड़े जहाज बनाने प्रारंभ कर दिए थे, जिसकी मदद से वो समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते थे। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना ऐसा एक मार्ग ढूंढा जाए जिससे समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचा जाए। अगला पॉइंट है दिशा सूचक यंत्र का विकास। साथ ही साथ यूरोपियन देशों ने एक यंत्र का विकास कर लिया था, वो कौन सा है, दिशा सूचक यंत्र का विकास। आज के टाइम में आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जितने भी नौसैनिक होते हैं उनके हाथ में एक छोटी सी घड़ी होती है जो हमेशा किसको, उत्तर दिशा को इंगित करती रहती है। तो उसी का जो विकास हुआ था उसी दौरान हुआ था जब समुद्र की भारत आने के लिए समुद्र के मार्ग की खोज हुई थी, तो उसका भी एक बड़ा योगदान था समुद्र में रास्ता देखने के लिए। अगला है यूरोपियन पुनर्जागरण। साथ ही उस दौरान जो यूरोप में है वो पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, यूरोप में क्रांति आ गई थी और वो नए नए मार्गों की खोज कर रहे थे। उसी के साथ साथ हमारा एक और पॉइंट बन जाता है यूरोप में दो नई शक्तियों का विकास। वो दो नई शक्तियां कौन कौन सी थी, नंबर 1 पुर्तगाल और नंबर 2 स्पेन। यानी यहीं के जो नाविक थे वो सबसे ज्यादा समुद्री मार्गों से नए नए रास्तों की खोज करते थे। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि वास्को डी गामा और कोलंबस कहाँ का निवासी था, स्पेन का निवासी था, और जबकि वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की वो कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। केवल यही तो प्रारंभ में ऐसी शक्तियां थी जो नवीन मार्गों की खोज कर रही थी समुद्र के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से भारत में जो यूरोपियंस यात्री थे वो आए थे, ठीक है ना। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आए, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोपियन यात्रियों के आगमन का क्रम। यहां हम कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यात्रियों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से यात्री किस किस क्रम में भारत आए। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं डच, जिसे आज के टाइम में हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात आते हैं अंग्रेज, उसके बाद आते हैं डेनिश, उसके बाद में फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में आते हैं स्वीडिश। यहाँ याद करने वाली बात है कि डेनिश को आज की डेट में यानी वर्तमान टाइम में किसके नाम से जाना जाता है, डेनमार्क के नाम से। अब बात करते हैं यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम। अभी हमने किसकी बात करी, यात्रियों के आगमन का क्रम, जिसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश। कंपनियां भी इसी क्रम में स्थापित हुई थी, लेकिन याद करने वाली कौन सी बात है, केवल ये दोनों हैं, अंग्रेज और डच। इनमें क्या है, डच आए पहले थे लेकिन उन्होंने कंपनी की स्थापना किसमें की, थोड़ी सी अंग्रेजों के बाद में की। इस तरीके से अंग्रेज बाद में आए थे लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना थोड़ी सी पहले कर ली थी। अब बात कर लेते हैं कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना, यानी इनको जो है, क्योंकि हम यूरोप के पूर्व में पढ़ते हैं तो इन्होंने सबको क्या नाम दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी दिया। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में। इसी प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 में। डेनिश की 1616 में, फ्रांसीसी की 1664 में,
और स्वीडिश की 1731 ईस्वी में। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्रम में कौन कौन से, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। लेकिन कंपनियों की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो पहले पुर्तगाली, उसके बाद में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित की, उसके बाद में फिर डचों ने, और उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश ने। इसके साथ हमने एक और पॉइंट को यहाँ पे जोड़ दिया है, पहली व्यापारिक कोठी, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात कहीं भी मतलब ये बात भी अगर गलत नहीं होगी कि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो कोचीन में खोली, और कब खोली अगर ये पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली गई। अगर बात करें अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में खोली। अगर बात कर लें डचों की, तो डचों ने अपनी पहली कंपनी यानी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। साथ ही साथ डेनिश का एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रांसीसियों की। तो फ्रांसीसियों की कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो थी वो कब खोली थी, तो उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है जो हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पॉइंट क्या है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। तो हमको ये बात याद रखना है, पेपर में क्या पूछा गया है उसको थोड़ा पहले आराम से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। अगर पूछा जाए अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कब थी, तो सूरत में 1608 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोली, तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। तो इसी क्रम में हम सबसे एक इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो भारत आने के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था। तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति का नाम आता है, कोलंबस, और यह एक स्पेनिश नाविक था। और वो कब निकला था, 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन किसी कारणवश वो भारत नहीं पहुंच पाता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुंच जाता है। वो भी उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में कहाँ पे पहुंच जाता है, कैरेबियन द्वीपों पर, जिसे वो क्या नाम देता है, नई दुनिया। यानी उन्हीं कैरेबियन द्वीपों को वो एक नाम दे देता है, क्या नाम देता है, नई दुनिया। और उसी आज नई दुनिया को किस नाम से जाना जाता है, अगर इस मॉडर्न पीरियड यानी वर्तमान टाइम में अगर हम जाने तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो है उसका जो नाम है वो है वेस्ट इंडीज। और कोलंबस ने जो वेस्ट इंडीज के जो निवासी थे उन्हें एक नया नाम भी दिया था, और वो क्या नाम था उसका, वो नया नाम था रेड इंडियन। ठीक है, तो अब हमने आज कुछ थोड़ी बेसिक जाना कि किस तरीके से हम मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे। उसके बाद में हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि किस तरीके से यूरोपियंस आए, उनके हमने क्रम और टाइम पीरियड सनों के बारे में जाना कि किस किस सन में उनकी कंपनियों की स्थापना हुई, और साथ ही साथ हमने कोलंबस के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि पुर्तगाली है, हम शुरू से लेकर आखिर तक पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ पे कौन कौन से काम किए, या फिर अंग्रेज हैं उनके बारे में जानेंगे, फ्रांसीसी हैं या डच हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम डेली इस श्रृंखला से संबंधित यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की डेली वीडियोस डालने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर लीजिए।